बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, F2 की आज हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और उसको स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको FA1 के अंदर मैंने शायद डिस्कस किया था कि FA1 के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो FA2 के अंदर दोबारा आते थे और इधर भी हमारी यही कंटिन्यूटी रहेगी कि हम सबसे पहले नए टॉपिक्स को जो है वो हम लिख लें और पहले पढ़ेंगे। जरा अपने पास लिख लो जरा FA2 का सिलेबस, जिस सीक्वेंस से हम जो है इसको पढ़ेंगे। जो हमारे न्यू टॉपिक्स हैं FA2 का जो सिलेबस है, एक रजिस्टर दोनों के सेपरेट मेंटेन कर लो और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से FA2 के जो न्यू टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले हम इंशाल्लाह जो है कवर अप करवाएंगे, उसमें सबसे पहले आपके पास यानी हम सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दूसरे चैप्टर का नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स। थर्ड चैप्टर का नाम है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। अक्रूवल एंड accruals and prepayments। नंबर फोर्थ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इधर भी वो फीफो वगैरह जो हमने पढ़ा था MA1 में सेम वही है, लेकिन बस इधर परचेजेस का होता था, उधर रॉ मटेरियल होता था। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता था और इधर जो है हम बनी बनाई चीज देते हैं तो परचेजेस का होता है। बता देंगे जब की बात है, उसको टेंशन छोड़ो। इसके बाद पांचवा चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसका दूसरा नाम है सिंगल एंट्री। सारे चैप्टर से मिलकर बना है, खुद बजाते खुद कोई चैप्टर नहीं है, सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलकर बना है सिंगल एंट्री। जी जी। नंबर 6, पार्टनरशिप। नंबर 7, अब आप मुझे एक बात का अंदाजा लगाओ जरा उस्मान, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, यानी पढ़े ही नहीं है। तो ये हम जब पढ़ेंगे और इसके बाद पूरा FA1 तो कॉपी पेस्ट है ही है। बेसिक अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन तो अभी पढ़ रहे हैं। बैंक अगर हम शुरू से लें तो बेसिक अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, वैट याद आ रहा है, कंट्रोल अकाउंट एंड इट्स रिकंसिलिएशन, एरर एंड सस्पेंस अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर ही आ गया अली। यानी वो पूरा मेरा बेटा पूरा FA2 में वापस आ गया। तो को पता नहीं है कि किस तरह पढ़ाना है, और ये सिर्फ अल्लाह का इतना एहसान है कि हमने ये 20-25 साल से इसको पढ़ाया हुआ है, तो हमें इसको पता है कि किस तरह से लेके चलना है। आज का चैप्टर देखो किस तरह हमने एक चैप्टर पूरा कर दिया MA2 का। जो फॉर्मूले थे, हाँ दूसरी क्लास में इसके अंदर कुछ टेढ़ी टेढ़ी जो चीजें हैं
लेकिन मेन चीज 80 to 90% करवा दिया। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए सबसे ज्यादा यूज होती है दुनिया में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट पर यूनिट के अंदर इन्वॉल्व करते हो तो कोई चीज निकल ही नहीं पाती है, इसलिए दुनिया में लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को ज्यादा यूज करते हैं। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस, और फिर नंबर 8 में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी इन शॉर्ट मेरे बच्चों ये तकरीबन कोई 8 सेमेंटर चैप्टर्स हमें नए पढ़ने हैं। ये 8 नए चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम उसके अंदर डायरेक्टली जो है आप क्या कहोगे इसको कि FA1 का फिर हम कर लेंगे। मेरी बात समझे या नहीं? हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? सबके क्लियर है मेरा बेटा? अब अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट है, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, पार्टनरशिप है, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस है, अकाउंटिंग है, सब है। और अगर हम इसके अंदर FA1 के सारे ओल्ड टॉपिक्स इंक्लूड कर दें तो ये पूरा आपका FA2 बनता है। समझ में आई बात? हम ये करने के बाद डायरेक्ट FA1 वाले चैप्टर्स हैं उसकी डायरेक्ट किट कर लेंगे तो हमारा रिकॉल हो जाएगा। वो मैं आपको खुद समझा दूंगा किस तरीके से लेके चलना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने शायद FA1 के अंदर चले, ये सबसे पहले मुझे बताओ, हम लोगों ने FA1 के अंदर भी शायद पढ़ा था एक्सपेंडिचर्स, खर्चे, अखराजात, याद है? देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, याद है सबको? जो कि एक्सपेंडिचर जो है लिखे हुए भी होंगे शायद, वो 5 पॉइंट देखो अभी वापस आया ना, इसलिए मैं समझता कह रहा था ये FA1 में हमने पढ़ा था शायद। There are 2 different types of expenditures, capital expenditure and capital expenditures are those expenditure which give benefits for longer period of time. लिखा था या नहीं? And revenue expenditures are those expenditure which give benefit for फिर देखो they are normally in big amount. Revenue expenditure are normally in small amounts. They are non recurring in, बार बार नॉन रिपीटेटिव होता है, बार बार नहीं करे जाते। दे आर रिकरिंग इन नेचर, याद आ रहा है? बार बार रिपीटेटिव होता है। जहां आपने पैसे देना बंद करे समझता आपको बेनिफिट आना भी बंद हो जाएगा। लाइट का बिल हम पे करते रहेंगे तो घर पे लाइट आती रहेगी। चौकीदार को पैसे देते रहेंगे, चौकीदारी करता रहेगा। मासी को पैसे देंगे तो घर पे काम करने आती रहेगी। पेट्रोल डलवाते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन आपने जो एक दफा बाइक खरीद ली 50,000 की, 60,000 की, 1 लाख की, 70,000 की, वो एक दफा ही खरीदनी है। गाड़ी एक ही दफा खरीद ली, घर आपने एक ही दफा खरीदना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसीलिए लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली इन बिग अमाउंट। वो एक दफा खर्चा कर दिया, अब बस उससे बेनिफिट आता रहेगा। AC एक दफा खरीद लिया,
लेकिन माशाल्लाह एसी का बिल हर महीने आएगा। नहीं दिया तो क्या बोल, ये हम सब चोर चकारी थोड़ी सुनने आएंगे, हम नहीं दे तो और हम खा जाए तो। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमने कार खरीदी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस कार के अंदर जो मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उसकी जो सर्विस ट्यूनिंग करवा रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोबाइल खरीदते हैं मतलब 50,000 का, 1 लाख का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अंदर जो तुम बैलेंस जो डलवाते हो, मतलब यही सारी एग्जाम्पलें पहले भी दी थी, याद रखने पर है अली। अच्छी तरह मैं बोल रहा हूं, वैसे ही चीजें बहुत हैं, उस पे एम्फेसाइज करेगा तो जल्दी आगे बढ़ेगा। और वो मेरे ख्याल से अब तुम्हें शायद और ज्यादा बेहतर समझ में आए, तो इंशाल्लाह होपफुली इस दफा तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। सही है, पेपर को समझने में थोड़ी सी कोताही करिए तुमने, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है और ये समझता के साथ है, तुम्हें समझ में बिल्कुल परफेक्ट आता है। देखो एक और बात, पहले भी बोल रहा हूँ आज भी बोल रहा हूँ, क्लास से लेना एक अलग बात है, समझना, और पेपर को अटेम्प्ट करना एक अलग बात है। वो 2 घंटे में बैठ के, एक तो है ना सबसे ज्यादा 50-50 सवालात की इस दफा इंशाअल्लाह ताला इसके तो काफी खैर बने हुए हैं। पेपर ज्यादा से ज्यादा देके जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, इतने अच्छे नंबर आएंगे। और प्लस रोजाना रोजाना, अब देखो एक और काम आज से करना शुरू कर दो, ताकि फिर ये कहीं बात स्किप ना हो जाए। हमने आज MA2 का एक चैप्टर पढ़ा, CVP, मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा आज, और सर उनको भी यार ऑर्डर दे देना जो भी है बुक्स वगैरह का। आज ही जाके समझता आपको मैमा MA2 के CVP को पढ़ना है, बिल्कुल जो पढ़ाया है वही सारी चीजें होंगी बार बार। आज ही डेप्रिसिएशन को जाके पढ़ना है, बेशक 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, उसी बुक से पढ़ो जो उनकी HCC की बुक है। मेरी बात समझे या नहीं? हाँ, FA1 और MA1 से कंपैरेटिवली थ्योरी कम आती है इसमें। FA1 MA1 में थ्योरी बहुत ज्यादा भी दे देते, 50-50 कह लो, इसमें है 70-80% प्रैक्टिकल, थ्योरी कम है। लेकिन ये सब थ्योरी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यूं लिखा हुआ, वो सारी चीजें तो है। और मैं तो ये कहूंगा उस्मान, आप लोगों का लेवल माशाल्लाह बढ़ ही रहा है। आज तक ये सारी चीजें नहीं पता थी, आज एक नई चीज पता चली। कोर्स आउटलाइन तो आउट क्लास है इसकी, इसी से की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जबरदस्त चैप्टर्स बनाए हुए इसमें, बहुत कोर्स कंटेंट बहुत आला नफीस तरीके। जब भी तो बच्चे को परेशानी होती है, मतलब इतना बच्चों वाला नहीं है, जब भी तो मार्केट में वर्थ है। They are non-recurring in nature. They are recorded. Capital expenditure are recorded in balance sheet as non-current asset. Capital expenditure are recorded in balance sheet as non-current asset. Capital revenue expenditure are recorded in income statement as operating expenses. समझ में आ रही बात? 5th में लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव्स द, याद करो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक हमने मशीन ली है 50 लाख रुपए की, वो 1000 मार्कर बना रही है, अगर उसकी सर्विस ट्यूनिंग करवाई है तो वो तो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है। लेकिन हमने जब उस कंपनी वाले को बुलाया तो कंपनी वाले ने बोला इसका नया मॉडल भी आ गया है, 70 लाख रुपए का नया मॉडल आया है। हमने कहा भाई ऐसी क्या खास बात है, हमने तो 50 लाख का लिया था। बोले ये 1200 मार्कर पर डे बनाती है। तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हमारी मशीन भी चेंज हो सकती है, तो उसने कहा ये पार्ट चेंज करवा दो, ये गरारी चेंज करवा दो, तो आपकी मशीन भी 1200 मार्कर पर डे बना लेगी। वो जो पार्ट चेंज करने के लिए खर्चा बता रहा है वो 20 लाख रुपए बता रहा है। तो वो जो 20 लाख का जो खर्चा है, ऐसा खर्चा जो पहले से परफॉर्मेंस बढ़ा दे,
दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो पहले से खर्चा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और आपने बेशक जितना भी खर्चा कर दिया, और अगर परफॉर्मेंस पहले जैसी ही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा और वो इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है। सही है बात, समझ में आ गई? इसमें आपके पास एग्जाम्पल दी, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, शॉप है, मोटर व्हीकल है, डिलीवरी वैन है, आपका मोबाइल फोन है, ये आपका ऑटोमेटिक प्लांट है। ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बेस्ट एवर एग्जाम्पल हैं, और ये सारे आपके बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट लिखे जाते हैं। अब सर हमें आज इसकी क्यों जरूरत पड़ी यार, ये हमने आज क्यों डिस्कस निकाला है? कि अब आगे बात आ रही है कि आपके टॉपिक का नाम था व्हाट इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। मैं इसको आसान सी एग्जांपल यूं देता हूं, और पहले भी दी थी लेकिन आज वापस से हमें देनी पड़ रही है, कि हमने अली ने एक मोबाइल खरीदा 50,000 रुपए का 1 जनवरी को, और इसने बहुत ही एहतियात से चलाया मोबाइल को। कितनी एहतियात से? ग्लव्स पहन के चलाता था, और प्रोटेक्टर तो लगाया था। यूं समझ लो एक जो है एक तरह का पाउच बनाया हुआ था, उसके अंदर मोबाइल को रखता था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एक उस पर डॉट भी नहीं लगा हुआ। बताओ ना, जब भी कॉल आ रही है तो पहले ग्लव्स पहनता है, इसके बाद मोबाइल उठाता है। सोचो तो कितने की एहतियात। डब्बा रखा हुआ है खूबसूरत, बिल्कुल चार्जर संभाल के रखा हुआ है, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। मेरे एक सवाल का जवाब दो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इसने मुश्किल से 365 दिन में बामुश्किल 8 से 10 घंटे मोबाइल चलाया होगा, बाकी इसने आराम से उसको सजा के रखा हुआ था। अब मेरा सवाल है, बिल्कुल नए जैसा होगा। 1 साल के बाद इसने कितने खरीदा? 50,000 रुपए का। अब ये 1 साल के बाद अगर ये सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपना मोबाइल लेके जाए, उसका डब्बा चार्जर वगैरह, शर्त यह बात है कि 50,000 का नहीं बिकेगा। ज्यादा मेरा बेच दो बेटा, मैं ला दूंगा कल, फिर मैं दूसरा ले लूंगा। बल्कि आप ले लो, मैं दूसरा ले लूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, आप ले लो, मैं दूसरा ले लूंगा। भाई जितने का खरीदा है उससे लाजमी कम में जाएगा। एक लड़का बड़ा बहस कर रहा था, सर वो अगर कभी ज्यादा में चले जाए, अली जैसा सवाल किसी ने, तो बेटा वो बेचारा एबनॉर्मल होगा बेचारा। नहीं, ब्लैक मार्केट नहीं, पागल होगा, ज़हनी तवाज़ुन खराब होगा जब भी वो ज्यादा पैसे दे रहा है। सामने वाला सेकंड हैंड चीज उसी वक्त लेता है जब उसको बहुत बड़े मार्जिन और बहुत बड़े डिफरेंस के साथ मिल रहा है। बल्कि मैं तो समझता कभी कभार यूं बच्चों को बोलता हूँ, जरा सुनिएगा, और ताकि आपके लिए जिंदगी भर के लिए एक बात भी है। एक मोबाइल है 75,000 रुपए का, 0 मीटर मिल रहा है, डब्बा पैक, सही है, 75,000 का। सुनो सुनो, इधर सुनो भाई। और आपसे दुकान वाला बोल रहा है, यार ये ले लो, स्लाइटली सा यूज है। कितना स्लाइटली यूज है? 2 दिन, 5 दिन। यार बिल्कुल नया है, डब्बा खुला हुआ है, हाँ, वो दिखा भी रहा है, ये देखो। और आपको बोल रहा है कि ये मैं आपको जो है ना, चलो क्या याद करोगे, 70,000 में दे दूंगा। आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। 5,000 रुपए कम के चक्कर में आप खुला हुआ पीस ले रहे हो। 75,000 का डब्बा पैक ले लो ना। हाँ, मुझे अट्रैक्शन तो उस वक्त आएगी जब वो 75,000 रुपए का मोबाइल मुझे समझता वो 60,000 में दे। तो मैं समझता को बोलूँ, समझता 15,000 रुपए का फर्क है यार, 55,000 का दे, 20,000 रुपए, मेक सेंस। ये कहाँ की दिमाग में पागल वाली चीज है? 2.5 लाख रुपए का नया मोबाइल है, सही है, और यूज में 2.25 का दे रहा है।
भाई आप देखो तो कितनी बड़ी चीज ले रहे हो, 2.5 लाख रुपए की चीज ले रहे हो, उसके अंदर आप 25,000 रुपए को देख रहे हो। एक बात मैं समझाने के लिए, यानी अट्रैक्शन ये है, बताना ये चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो चीजें बहुत तेजी से डिक्लाइन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो जितना खतरनाक डिक्लाइनिंग फेज है, इतना किसी चीज में नहीं। तो ये जो 50,000 रुपए का मोबाइल लिया था, 1 साल बाद बेचने के लिए गए, बहुत नया जैसा था, मैं बोल रहा हूं, फिर भी जो है समझ लो, अशद की उसकी वारंटी तो खत्म हो गई होगी 1 साल में, तो उसके आपको जो है 35,000 रुपए लग रहे हैं या 36 लग रहे हैं। एक बात समझाने के लिए, तो ये जो 50,000 से 36 हो गया, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला इसको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। सबसे खतरनाक बात कि ये 50,000 से हमारी चीज कितने की हो गई, कितने से वैल्यू, ये पैसे हवा में उड़ गए। 15,000 रुपए नहीं। बच्चे का सवाल है, क्वेश्चन है, ये गए कहाँ? बेटा तुम्हारी वैल्यू गिर गई, ये हवा, ये किसके पास गए? और एक और बिल्कुल सही बात कह रही हो, सबसे खतरनाक चीज है और वाहिद ऐसा एक्सपेंस है उस्मान, जो कि नॉन कैश है। किसी को 15,000 रुपए निकाल के थोड़ी दिए हैं उस्मान ने। तुम यूटिलिटी बिल पे करती हो घर का, तो उसके लिए कैश देती हो। ड्राइवर को तनख्वाह देती हो, तो ड्राइवर को तनख्वाह पैसे देते हैं। दुनिया के हर एक्सपेंस में फिजिकल कैश होता है। दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन है, रिक्शा में आयो, ऑटो रिक्शा में आयो, तो पैसे दिए। बाइक वाले को फिजिकल पैसे दिए, क्या बात कर रहे हो? कभी भी नॉन कैश थोड़ी आइटम है। लेकिन इसके अंदर वाहिद है कि मेरा 50,000 रुपए का मोबाइल कितने का हो गया, 35 का। तो कितने से वैल्यू गिर गई? ये जो 15,000 रुपए से वैल्यू जो गिर गई है, इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। सिंस अ नॉन करंट एसेट हैज अ कॉस्ट, सिंस अ नॉन करंट एसेट हैज अ, दुनिया के हर नॉन करंट एसेट की एक कॉस्ट है, एंड अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट, क्योंकि वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 15 साल के बाद वो चीज खत्म तो हो जाएगी। एंड लिमिटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट, कभी ये थोड़ी बोलेंगे, आपके अब्बू ने कभी ऐसा बोला है कि ये पंखा लगाया है अली, अब ये कयामत तक चलेगा? किसी को पता है कयामत कब आने वाली है? बस ये बोल देते हैं लंबे अरसे तक चलेगा। तो ये थोड़ी बोलेंगे ये एनर्जी सेवर लगाया, अब चलो भाई कयामत तक छुट्टी हो गई। कभी ना कभी तो खराब होगा ना। बस ये अलग बात है कि वो लंबे अरसे चलता है। सिंस अ नॉन करंट एसेट हैज अ कॉस्ट एंड अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट, सो इट्स वैल्यू, तो उसकी वैल्यू इवेंचुअली डिक्लाइंस होगी। क्या होगी? डिक्लाइंस का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब डिमिनिश, का मतलब फॉल, सब एक ही के नाम है। सो इट्स फॉलो दैट, तो फिर फॉलो किया जाए। चार्ज, चार्ज का मतलब अकाउंटिंग में एक्सपेंस को बोलते हैं। चार्ज का मतलब आप पे चार्ज किया गया है, यानी एक्सपेंस किया गया है, लगाया गया है। शुड बी मेड इन इनकम स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट द यूज of the asset by the, this expense is known as, यानी कि जो आपने एसेट को यूज करा है, उस एसेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। तो उसको आप क्या कहते हो मेरा बेटा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जरा एक कॉपी कर लेना, व्हाट इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, शाबाश। व्हाट इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस?
since a non-current asset has a cost and a limited useful life of it, so its value eventually declines. So it's follow that a charge or expense should be made in income statement to reflect the use of the asset by the business. This expense is known as depreciation expense. This expense is known as eventually declines. EVENTUALLY eventually declines. अभी करते हैं बेटा, इसको कुछ भी नहीं लिखना. Since a non-current asset has a cost and a limited useful life of it, so its value eventually declines, diminished, falls. So it's follow that charge or expense should be made in income statement to reflect the use of the asset by the business. This expense is known as depreciation expense. This expense is known as depreciation expense. Lil? This expense is known as the journal entry for depreciation expenses. The journal entry for depreciation expenses. तो ये लिख लेना depreciation expense debit, allowance for depreciation credit. क्या एंट्री बनेगी? The journal entry क्या हुआ, लिखा नहीं? हाँ क्या कहते हैं? The journal entry for depreciation expense हमेशा याद रख लेना मान, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश तो होता नहीं है इन्वॉल्व, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? देखो ये थ्योरी में कितनी मर्तबा आता है सवाल, अच्छा देखते ही है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. कौन सा एक्सपेंस है समझदा? इसमें फिजिकल कैश आपकी कंपनी से बाहर नहीं जाता. तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, वो तुमने 1.5 लाख रुपए का लगाया था 1 जनवरी को, 1 साल हो गया. अब वो 1.5 लाख का एसी 1.5 लाख का नहीं रहा, मिसाल के तौर पे वो हो गया 1,20,000 का. तो वो जो 30,000 रुपए गिर गए, 30,000 वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई. उस 30,000 की वैल्यू जो खुद ब खुद कम हो गई उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं. तुमने 30,000 रुपए किसी को दिए थोड़ी है जाकर, 30,000 रुपए किसी को जाकर दिए थोड़ी है. इज इट क्लियर बेटा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और आगे लिख लेना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल देना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्या हेडिंग डालोगे? दूसरी चीज है, क्या होता है क्यों होता है वो तो बात की बात है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब ये थ्योरी में आ सकता है उस्मान,
कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है। द सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज डेट ऑफ एन एसेट। कोई मसला बेटा? लिख लिया, ऊपर वाला लिख लिया था, वो एंट्री लिख ली थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अब नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी, यानी हमने एक चीज पढ़ ली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जितना अच्छा करोगे इतनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, FA2 और MA2 दोनों में कैलकुलेशन ज्यादा है। बार बार कह रहा हूं, मतलब मैथ्स ज्यादा है, लेकिन साथ थ्योरी भी आ सकती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है? द सम ऑफ फ्रॉम द परचेज डेट ऑफ एन एसेट टिल डेट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा लिखने से ही हो जाता है कि उसमें साथ साथ लिखते रहते हैं, तो वरना डायरेक्ट PDF तो समझता मिल ही जाएगी बच्चे, लेकिन क्या होता है कि इतना डायरेक्ट भी फिर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है कि यार हाँ बहुत सारी चीजें कर ली। और करके एक और डेफिनेशन लिखी हमने, द sum of all depreciation throughout its life is called क्या लिखा आपने? और करके डेफिनेशन, the sum of all depreciation throughout its life sum of all depreciation from the purchase date of an asset till date is called। सर क्या मतलब होता है वो तो अभी बाद में देखते हैं समझता। और करके क्या लिखा? द सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन थ्रू आउट इट्स, तीस, हाँ, से आज तक, जिस दिन की बात कर रहा होगा। तीसरी हेडिंग डालोगे नेट बुक वैल्यू। मेहनत करो मेहनत। नेट, बुढ़े हो गए अल्लाह माफ करे, 100 साल के ना। नेट बुक वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NBV भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कैरिंग वैल्यू भी है, मुझे नहीं पता पेपर में क्या लिख के दे। और तीसरा नाम रिटन डाउन वैल्यू भी है, WDV। सबसे कॉमन नाम तो है नेट बुक वैल्यू, फिर क्या है कैरिंग वैल्यू, फिर क्या है रिटन डाउन वैल्यू। द अमाउंट विच कम आफ्टर डिडक्शन ऑफ accumulated depreciation from the cost of asset is called net book value. The amount which come after deduction of, ये तो हो गई थ्योरी के अंदर ना, मतलब डेफिनेशन में ना वन। और नीचे जाओ तो एक फॉर्मूला लिख लेना, कॉस्ट ऑफ एसेट में से क्या माइनस कर रहे हो बता दो जरा। वेरी गुड बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो क्या चीज आ गई? वेरी गुड। और क्या है? WDV, जिसका तीसरा नाम क्या है? कैरिंग वैल्यू। यानी अभी तक शायद हमने 3 चीजें डिस्कस करी है मेरा बेटा। एक करा हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक करा हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
वेरी गुड मेरा बेटा, ये पूरा चैप्टर इस पर है, हैं? 3 चीजों पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरी चीज क्या है, नेट बुक वैल्यू। पहले लिख लें, तीनों में फर्क बताते हैं और फिर पहले मैं समझाऊंगा, इसके बाद तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम जवाब दोगे। लिख लिया बेटा, जल्दी करो। अब जरा समझना तो बेहतर, जल्दी करो। क्या नाम है मैं, तुमने लिख लिया अपना वाली? हमने एक चीज क्या डिस्कस करी सबसे पहले, दूसरा क्या बात करी हमने, वेरी गुड बेटा, तीसरा क्या है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा रहा हूं तो इसमें ये पूरी तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। देखो, फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू नेट बुक। देखना बेटा, जरा सुनना, मैंने एक प्लांट और मशीनरी खरीदा है 1 जनवरी 2014 को 5 लाख रुपए का। मैंने 1 जनवरी 2014 को समझता एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, कितने की बेटा, 5 लाख। कितने की खरीदी है? अच्छा इधर देखो, छोड़ दो, 5 लाख रुपए की। जनवरी से वो दिसंबर 31 2014 ये पहला साल कंप्लीट हुआ, यानी हमने 12 महीने उस प्लांट को यूज कर लिया। ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू लिए, समझो पहले साल उसकी 70,000 से वैल्यू कम हो गई। पहले साल कितने से वैल्यू कम हो गई? तो इसका ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर इज, वेरी गुड, यही सवाल आता है। वेट वेट, अभी मैंने आगे गया ही नहीं हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सम ऑफ, तो ये तो पहले ही साल है। जिंदगी में पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और पहले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा सेम होता है। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या पड़ा था, कॉस्ट माइनस, हमने कितने का प्लान लिया था, 5 लाख का। पहले साल का एक्यूमुलेट बताओ, 5 लाख में से 70,000 माइनस करो। इसको आसान में पता है स्पान क्या बोलते हैं, हमारी बुक्स में हमारी चीज की वर्थ कितनी रह गई। मेरी नजर में मेरे मोबाइल की कितनी वर्थ रह गई। मैंने एक 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था, 1 साल चलाया, 1 साल के बाद अरशद गया पूरी मार्केट में दिखाया, बोला सर सबसे ज्यादा प्राइस 35,000 लगे हैं। कितने का लिया था मैंने, 50,000 का, और अब कितने लगे उसकी वैल्यू, तो कितने से वैल्यू गिर गई। सिर्फ दिमाग का काम है उस्मान, सुनता नहीं है बच्चा, यकीन करो, बिलीव। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर इज 15,000, वो इस एग्जाम्पल आया। एक्यूमुलेटेड भी 15,000। अरशद को बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया कि मेरा मोबाइल अब 35,000 का रह गया, वो नेट बुक वैल्यू कहलाती है। मेरे नजर में मेरी चीज की वर्थ, अभी भी नहीं समझ में आया? मेरी नजर में वो एक अलग बात है कि अरशद वो वापस ले आया और फिर इसने 1 साल और यूज करा उस मोबाइल को। अब यही हुआ है कि उस प्लांट को हमने फिर 1 साल और यूज करा, यानी दिसंबर 31 2015 आ गया। क्या आ गया, दिसंबर 31। मेरा सवाल है तुम लोगों से बच्चों, दिसंबर 31 2015 आ गया। दूसरा साल क्या आ गया, दिसंबर 31 2000, मिसाल दे दो अपनी तरफ से, 70,000 से वैल्यू फिर कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेकेंड ईयर इज 70,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेकेंड ईयर इज, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज, पिछले साल का इस साल का जमा हो जाएगा, बच्चों वाली चीज है, 140। और 5 लाख में से 140 माइनस करोगे तो 360। अच्छा एक और बात देखना उस्मान जरा, पहले साल की नेट बुक वैल्यू कितनी थी,
उसमें से अगर इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो भी 360 पे पहुंचोगे। एक साथ कॉस्ट में से दोनों सालों को माइनस करो तो वहीं पहुंचोगे। और अगर पहले साल की नेट बुक वैल्यू से दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो भी वहीं पे पहुंचोगे। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, समझो तीसरा साल आया दिसंबर 31 2016, एक साल और चला ली। सॉरी, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, वो हमारा मसला नहीं, एक्सपर्ट बताएंगे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, हमें कोई मसले की जरूरत नहीं, बाद में आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी समझ लो हर साल का 70,000 रुपए है, जो समझा रहे हैं वो फोकस करो कि तीनों में फर्क क्या है, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या है, और नेट बुक वैल्यू फॉर द ईयर क्या है। तुम्हारे पास पेपर में सवाल आएगा, व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016। तुमने अगर 290 को नहीं लिखा तुम्हें 0 मिलेगा, खूबसूरत वाला। अगर तुम्हें दिसंबर 31 2016 को वो अगर बोलता है व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2015, डेट वाला चैप्टर है पूरा, देखते ही नहीं है, ऐसे उल्टा उल्टा जो है टिक करके आ जाते हैं। नंबर कहां से मिलेंगे यार, ये तो बड़ा कंसंट्रेट करने वाला है। बोल रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 70 फर्स्ट ईयर, वो एक अलग बात है कि इस साल में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 2017 में भी 70,000 आया, तो अच्छा 140 में 70 जमा करा तो 210 हो गए, 5 लाख में से 210 माइनस करे तो 290 आ गए। और अगर हम ये करें कि 70,000 एक और आए तो 210 में से 70 और जमा करो, 280 हो गए, तो 5 लाख में से 280 माइनस करो 2 लाख। लेकिन इस एग्जाम्पल में समझता मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सब सालों का सेम लिया था। क्या लिया था? सेम लिया था। आगे सुनिएगा जरा, मुलाहिजा फरमाइए। एक और एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये कह रही थी मैंने एक प्लांट लिया 8 लाख का, कब लिया? 1 जनवरी 2011, पहला साल खत्म हुआ 2011 का, दिसंबर 31 2011 खत्म हुआ, एक साल खत्म हुआ, मिसाल के तौर पे 80,000 से वैल्यू गिर गई। इससे परेशान नहीं उस्मान, अभी बहुत से भी ज्यादा, बल्कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच से समझा दूंगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन और पहले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8 लाख में से, बस ये पेपर में भी याद रहना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। 8 लाख में से 80,000 माइनस करा, 7,20,000 को टिक करोगे। लेकिन अब दूसरे साल 80,000 का डेप्रिसिएशन नहीं लगा, अब लगा है 75,000 का, मैंने चेंज कर दिया। नहीं यही बात समझ में? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेकंड ईयर इज an accumulated depreciation for the second year is 155 and net book value of the second year is, ये कैसे आया? 8 लाख माइनस 155, फिर तीसरे साल का मैंने डेप्रिसिएशन अशद अपनी तरफ से 60,000 ले लिया, तो 155 जमा 60 215, 8 लाख में से 215 माइनस करा तो 585 आ गया। और अगर लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो भी यही आएगा। नहीं यही बात समझ में क्लियर है? तो ये आपके पास, अब एक काम ये करो, इसकी एक तस्वीर ले लो, बाद में बना लेना। एक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक है नेट बुक वैल्यू। लिख लिया? अब एक इसकी एक पिक्चर ले लेना कि इसमें अलग अलग डेप्रिसिएशन है। ऊपर वाले का? हाँ, ये लो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो अपने रजिस्टर में,
नए पेज में मेथड्स जो कि अभी मैंने कहा सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकल रहा है, तो उस्मान अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने मेथड्स बना दिए मेरा बेटा। क्या बना दिए? मेथड से जो अमाउंट निकलेगा वो डेप्रिसिएशन डालना है। टाइम से और यूजेस से और अभी बताते हैं। पहले मेथड का नाम है तुम्हारे कोर्स में जो है वो सबसे पहले सर पेपर में दिया होगा, लाजमी दिया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। दुनिया का सबसे आसान तरीन मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट फॉर्म में SLM भी कहते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या है उस्मान? कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन 1 साल का, हमेशा 12 महीनों का डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितने महीनों का? 12 महीनों का डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम, वेरी गुड, ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू, तो दिख भी नहीं रहा तुम्हें। और तीसरा नाम क्या है? रेसिडुअल वैल्यू। सर ये क्या चीज होती है अभी सुनिएगा। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। सर तो ये क्या है? सवाल में सब कुछ दिया हुआ होगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो हमें सेलिंग प्राइस दी हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी, फिक्स कॉस्ट दी हुई थी। इस तरह इसमें भी कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ होगा, सेलेज वैल्यू दी हुई होगी। नहीं नहीं, स्क्रैप वैल्यू अभी बताता हूँ क्या है। और यूजफुल लाइफ इन ईयर्स बताया होगा कि ये मशीन कितने साल चलेगी। बाकायदा एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा और वो बाकायदा आके सेल्वेज वैल्यू और यूजफुल लाइफ बताएगा हमारी मशीन का। अभी समझाता हूँ जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नोट में क्या लिखा है? इन स्ट्रेट लाइन मेथड the amount of depreciation expense of each year remains the same. अब जरा सुनना सर, ये सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू का मतलब बताओ। तुमने उस्मान सुना होगा कि जो लोहे के ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, मिसाल के तौर पे तुमने 1 करोड़ की खरीदी है समझता, और उसकी यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से अली इतना तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता होगा कि 20 साल चलाने के बाद जब वो मशीन बिल्कुल खत्म हो गई, तो मेरा तुमसे सवाल ये है कि वो कबाड़िया तो लोहे के दाम में तो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? कितने साल बाद? लोहे के दाम में। जो स्क्रैप वाले जो लेते हैं कबाड़ी है यार, तो वो उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू भी एक्सपर्ट बताएगा कि आज के 20 साल के बाद ये कितने की बिकेगी। हम नहीं, हम कौन होते हैं? कंपनी को बुलाना पड़ेगा, वो बताता है। तुम्हारे बहरहाल सवाल में सब कुछ गिवन होता है। एक लड़के ने एक्स्ट्रा पूछ लिया कि सर ये बताता कौन है। अब जरा मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं उस्मान, उनको इतना उनकी एक्सपर्टीज ही डेप्रिसिएशन में। सर क्या करना है, गौर से सुनना जरा। उनका काम यही है कि तुम्हारी नॉन करंट एसेट की वो सेल्वेज वैल्यू बताएंगे और यूजफुल लाइफ बताएंगे। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए करूं, ये दोनों चीजें बताने के समझता तुमसे 5-5 6-6 लाख रुपए ले लेंगे। उनकी फीस है, हमें तो नहीं पता। मिसाल के तौर पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच की एग्जांपल दे देता हूँ तो इंशाल्लाह और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मेरा एक दोस्त था, उसने जर्मनी से प्लांट मंगवाया। उसने बोला यार नासिर तुम बहुत पढ़ाते हो। अब मैं उसकी साइड एरिया फैक्ट्री में गया, ऑटोमेटिक प्लांट खरीदा था, कोई 2-3 करोड़ रुपए का लेकर आया था जर्मनी से। ने पुरानी बात कर रहा हूँ। बोला यार ये कितने साल चलेगी? मैं कहा मुझे क्या पता, इतना बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट, ये छोड़ने छाड़ने वाली बातें थोड़ी है। मैं बोला हाँ कयामत तक चल जाएगा। अरशद बोला नहीं मेरे ख्याल से तो 1 साल चल जाएगा। अली बोल रहा है 5 साल चलेगा। मैं बोलिए नहीं नहीं, ना मेरी ना तेरी, 10 साल। समझता ऊपर से आई, नहीं नहीं सर 20 साल। ये तो एक मतलब 500 लोग हैं, 500 अलग वैल्यू माशाल्लाह। फिर एक दूसरी बात की यार ये कितने साल चलने के बाद कितने का बिकेगा? मैं अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ बाबा जान उस्मान अपनी,
बोला भाई ये तुम वैल्यू गलत गलत बता रहे हो, तो डेप्रिसिएशन ही गलत निकलेगा पूरे सालों का, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट ही गलत हो जाएगा, ये क्या मस्तियां कर रहे हो। सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि यार मेरी बात सुनो। तो फिर क्या हुआ, हमने फिर पता चला तो शारे फैसल पे बहुत सारी कंपनियां हैं। हमने एक बंदे को बुलाया, उसने बोला कि मैं 5 लाख रुपए फीस लूंगा। उस 5 लाख में हमने कहा भाई किस चीज के, ऐसे ही बता दे मोहब्बत में। बोल रहा है सर आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस्मान जब मैंने हमने कहा भाई ये तो देने पड़ेंगे पैसे, 5 लाख रुपए क्या करें, किसी को आइडिया ही नहीं, सब अपनी अपनी फेंक रहे हैं। वो बोला ये रखो, वो बोला ये रखो, डेप्रिसिएशन अलग अलग आता जा रहा है। फिर वो बंदा आया बाकायदा, उसने अपॉइंटमेंट दिया था, वो फैक्ट्री आया। फिर उसने सेवेंथा ऐसे ऐसे सवालात पूछे कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए कि क्या एक्सपर्ट बंदा है। एक तो उसको पूरी दुनिया की कंपनियों की मशीनों के बारे में पता था। उल्टा आपने इतने यूरो की ली है, आपने इधर से ली है, ये तो उसने ली थी तो उसको पता था, बोला हाँ इतने की ली है। अब जो सवालात का दौरानिया हो ना, वो सिर्फ लैपटॉप लेकर आया था और मैं उसमें लिखता जा रहा था। सवालात सुनो, हमारा दिमाग उड़ जाएगा। नंबर 1, ये मशीन किसने असेंबल्ड करी है, वो जर्मनी से लोग आए थे या आपने इधर के पठानों से करवाई है, अपने पाकिस्तानियों से, किसने इस मशीन को बनाया है। तो बोलता है ये मशीन कौन चलाएगा, स्किल्ड लेबर चलाएगी या सेमी स्किल्ड चलाएगी। एक जाहिल जट को अपनी गाड़ी दे दो चलाने के लिए, वो हिला देगा पूरी गाड़ी, और एक तमीज तरीके से चलाने वाले को दोगे तो कितने एहतियात से चलाएगा। तो बोलता है मेंटेनेंस से किससे करवाएंगे, ऑयल कौन चेंज करेगा, कितने दिन में चेंज होगा, के इलेक्ट्रिक पे चलाओगे या जनरेटर पे गाड़ी वो मशीन चलाओगे, कितना घंटा प्रोडक्शन करोगे, 8 घंटे 10 घंटे, दोपहर में चलेगी रात में चलेगी। यार उसने कोई 50-60 सवाल कर लिए भाई, ऐसे सवालात के आदमी का दिमाग घूम जाए। फिर ये सारा ले गया और इसके बाद 15-20 दिन बाद, महीने बाद एक सर्टिफिकेट आया अली, उसमें लिखा हुआ आया कि कौन सा मेथड यूज करोगे और इसकी लाइफ क्या होगी। लेकिन याद रखो, अली ने मुझे बोला कि मैं 8 घंटे चलाऊंगा पूरे दिन में, 24 घंटे में से कितना चलाऊंगा। और समझता बाद में इसने होशियारी करी, 8 घंटे के बजाय माशाल्लाह ये 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चला रहे हैं, 8-8-8। तो उस मशीन को तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पे उसने 20 साल लाइफ दी हुई थी 8 घंटों में, तो मौसूफ ने तो ये 8 8 घंटे खत्म होते हैं, फिर नई शिफ्ट लग जाती है, फिर 8 घंटे करते हैं, फिर 8 घंटे। तो मेरे ख्याल से 20 साल को 3 से डिवाइड कर दो, क्या ख्याल है, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दोगे ना, अली ऐसा सीखने को मिला है ना। लेकिन हाँ ये नहीं पता कि वो उसने अंदर जाके ये लोग क्या फॉर्मूले लगाते हैं, वो इतनी एक्सपर्टीज तो नहीं बताएगा। लेकिन बहरहाल मुझे जिंदगी में हमेशा जब मैं भी इस तरह बैठता था तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता था कि कौन बताता है सैलरी वैल्यू, कौन बताता है, अब्बू बताते हैं, अम्मी बताती हैं, यूजफुल लाइफ कौन बताता है। हमारे टीचर्स ने हमें नहीं बताया। उन्होंने एक जवाब दिया था, सवाल में लिखा हुआ आएगा, और पेपर हो भी गया, सवाल में लिखा। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल अपीयरेंस ये है कि हमें किसी कंपनी को हायर, और वही मेथड बताएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओगे या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 2 मेथड है तुम्हारे कोर्स में, वैसे तो इंटरनेशनल 5 मेथड है, कितने हैं, लेकिन हमारे कोर्स में एसीसीए में सिर्फ 2 ही हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझ आई बात। अच्छा आगे ये भी बता देगा 20 साल के बाद अशद जब तुम ये एसी को बेचोगे तो कितने का बिकेगा। अब मैं एक बात बताऊं, हमारे घर में बच्चों के टॉयज आते हैं चाइना के, जो बच्चे अंचर पंचर ढीले कर देते हैं, अल्लाह माफ करे, खेल खेल के।
कभी कबाड़िए को बोलो कि ये खिलौने बेचने, बोलेगा नहीं लेता। यानी वो सारे टॉयज की स्क्रैप वैल्यू 0 है। लेकिन उसी कबाड़िए को बोलोगे लोहा है, फौरन खुशी खुशी लेगा। उसी को बोलो लकड़ी ले, बोलेगा ये मैं नहीं लेता, ये नहीं लेता, ये नहीं लेता, ये नहीं लेता। एक दिन तो एक कबाड़ी आया, मैंने कहा सोना ला देता हूँ तेरे को घर से ना, सोना ले लेगा तू। मतलब कबाड़ी का काम क्या है? बोला मैं ये नहीं लेता, ये नहीं लेता, ये नहीं लेता। भाई तू लेता क्या है? बोला सिर्फ तांबा दे दो। मैं कहा भी निकालता हूँ, निकालता हूँ। कहाँ से लाऊं? स्टील दे दो। मैं कहा गोल्ड दे दो, गोल्ड। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो आपकी डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स है ना, ये भी आज से 10 साल पहले चले जाओ तो कोई नहीं लेता था। जो हमारी ये 2.5 लीटर और 1.5 लीटर की नहीं है प्लास्टिक की बॉटल, जब से अब ये, बस ये याद रखना, इसके पीछे भी फिनोमिना बता दूं उस्मान। जो चीजें रिसाइकल हो जाती हैं, जो चीजें, उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तुम्हें पता होगा अखबार बिकता है, अखबार वापस से बन जाता है। सुना होगा तुमने, गीला करके वो वापस बना लेते हैं। लकड़ी का कुछ नहीं होने वाला, खत्म तो खत्म। कुछ समझ आ रही है बात या नहीं? लोहे को वापस से फर्नेस में डालते हैं, मेल्ट हो जाता है, पता ही होगा तुम लोगों को। ब्रास हो गया, तांबा हो गया, ये सारे वापस से रिसाइकल। जिस चीज के कबाड़िए पैसे लगा रहे हैं ना, मतलब कि वो आगे मार्केट में भी बिक रहा है अली। वो क्यों, वो लेके क्या करेगा? कुछ समझ आ रही है बात या नहीं? ये तो खैर हमारे टॉपिक से बहुत हम आगे चले गए। हमारे पे सब कुछ दिया हुआ होगा माशाल्लाह पूरी जिंदगी। लेकिन एक कभी कोई बोलेगा यार ये क्या है, तो ये हमारी नहीं चलेगी। इसलिए कि उस्मान बोला सर बड़ी टाइट मशीन लग रही है, मुझे तो लग रहा है 50 साल तो कहीं नहीं जाएंगे। और पता चला 5 साल के बाद हाथ में आ गई। जैसे चाइना की मशीनें होती हैं, कैसे बाजार दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही होती हैं, हैं? और चलाते हैं 2-3 साल के बाद अंचर पंचर ढीले होने लग जाते हैं। जब ली थी तो कितनी खूबसूरत लग रही होती है, अट्रैक्टिव। जो चाइना के जनरेटर थे, यूं करके स्टार्ट करता है, ओ वाह वाह। उस पे लोड डालो, उसकी चीखें निकल जाती हैं, आओ पाओ चाओ। देखा है? और एक सेल्फ स्टार्ट तो यूं करके दिखाया हमने, कहा यार वाह। मैं अपनी खुद बात हूँ, मेरे पास उसका वो एक बड़ा मशहूर कौन से होते हैं जो सबसे महंगे होते हैं, एसी, ये जनरेटर, अरे होंडा का। एग्जैक्टली exactly। नहीं नहीं सही कह रही है ना। तो वो होंडा का जनरेटर था, लेकिन उसके अंदर वो वाला था, वो नहीं जो रस्सी से, लेकिन ऐसा मजबूत था। मैंने कहा यार बहुत बड़ी, 4-5 की लगानी पड़ती हैं। मैंने कहा चल यार बदलते हैं। हम गए दुकान पे, उसने मुझे जो है वो वाला दिखा, सेल्फ वाला। मैं तो इतना खुश हो रहे वाह, जैसे वो, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहे। वाह यार। उसने कहा आप एक काम करें, होंडा वाला अपना जनरेटर मुझे दे दें, ये आप बड़ा वाला ले जाएं। मैंने कहा वाह भाई। और कुछ डिफरेंस है, 5-10 हज़ार रुपए ले लिए उसने। मैंने दे दिए। घर आए, साल भर चला होगा, साल भर चला होगा वो कब से था? 15 साल से। कितने साल से था? उसको ऑयल चेंज करते बस एक था वो, उसमें सेल्फ नहीं लग रहा था। अब जब ये इसकी चीखें निकल गई, इसका तो इंजन ही बैठ गया 1 साल बाद। नहीं, फिर मैंने रिपेयर करवाया। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ, यार ये देखो क्या भंड मारा है। वो इतना सा था और ये इतना बड़ा लाया था। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे हम उसकी क्या खसूसियत है। बहरहाल, स्ट्रेट लाइन मेथड में लिख लिया आपने? इन स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर रिमेन्स द सेम। ये हो गया।
लिखा, नोट लिख लिया। इन स्ट्रेट लाइन मेथड सैलरी वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू की थ्योरी आ सकती है बेटा। सैलरी वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू की अभी तो बताया, कंप्लीट लाइफ होने के बाद जो कबाड़िया पैसे देता है। मतलब 20 साल बाद इसके कितने पैसे आएंगे? एग्जैक्टली। और ये हिसाब कैसे? किसने? कुछ भी नहीं लिखो इसको, कुछ भी नहीं लिखना। लिख लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, आगे लिखा हुआ है कबाड़िया जो पैसे देता है। एक और फॉर्मूला लिख लेना, डेप्रीशिएबल कॉस्ट। एक और फॉर्मूला है डेप्रीशिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलरी वैल्यू करोगे तो वो कहलाता है डेप्रीशिएबल कॉस्ट। लिखा है। दूसरे फॉर्मूले का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपके फॉर्म सिर्फ जो है दो ही है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सॉरी जी, पता नहीं है, पेपर में कोई भी नाम चेंज करके दे दे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। डिमिनिशिंग, जिसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हो, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हो।
फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट पे परसेंटेज लगाओगे, क्या लगाओगे, कॉस्ट ऑफ एसेट पे क्या लगाओगे, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय एट द रेट मतलब सेकेंड ईयर के लिए, इससे कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट करते हो तो नेट बुक वैल्यू आता है ना, यानी दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा वो नेट बुक वैल्यू पे निकाला जाएगा सर कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय किसके एट द रेट, परसेंटेज दी हुई होगी, उससे आप बेफिक्र रहो। पहले साल का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगेगा, और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, एनबीवी पे। आपके कोर्स में सिर्फ 2 मेथड शामिल हैं बेटा, कितने मेथड शामिल है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा बैलेंस मेथड। समझ में आ गया बेटा आज का या नहीं? सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट हां डेप्रिसिएशन का इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमने कवर करा है। हाँ अच्छा, ये जरा एक सेकंड के लिए जरा देखना प्लीज। सर मैं अभी पीडीएफ थोड़ी भेजा बेटा, ये एक सेकंड के लिए सिर्फ ताकि आपको एक सवाल करने के लिए दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर वो आप कॉपी कर दोगे। कौन सी वाली? नहीं नहीं, अब FA2 की दूसरी होगी बताया, तो FA1 था माशाल्लाह, आगे जा रही है दुनिया, तुम पीछे जा रही हो। ये पहले मेथड का नाम क्या था मेरा बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। बताना क्या था जरा सा, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा, तो तुम ये नोट डाउन करके आ जाओगे तो हमारा दूसरी चीजों के अंदर समझाने में ज्यादा फोकस रह जाएगा। जरा बल्कि मैं तुम ही पढ़ दो तो ज्यादा बेहतर है पढ़ना। स्ट्रेट लाइन मेथड की मैं ऑन January 1st बता दिया, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की ली थी, कब खरीदी थी, आगे पढ़ना। चली चली दी हुई है, लाइव दी हुई है 10 years। ये कौन सा मेथड होता है, आगे इससे आसान सवाल नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है,
सैलरी वैली दी हुई है, जरा चलाना ऐसे कैलकुलेटर चलाओ, लिखने का बाकी सारा गलत बोलो। 20,000 आ रहा होगा, 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, 20,000 आ रहा है। जरा पहली रिक्वायरमेंट पढ़ोगी, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2001 2 3। हमने पढ़ा था उस्मान कि हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है। 2001 का भी 20,000 20,000 20,000। नहीं यही बात समझ में? बच्चों वाला है, they have given you the cost of asset, they have given you the salvage value, they have given you the, अब जरा समझना, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें भेज दूंगा तो वो खुद ब खुद तुम लोग जो है ना वो करोगे तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। सिर्फ बताना क्या है, ताकि हमारा इतना टाइम बच जाएगा। ये देखना, नहीं मैं ये देखना चाह रहा था, ये रहा। कोई बता रहा था 2,50,000 2001 में खरीदी थी ना मशीन, अभी तो पढ़ा तुमने यार 2001 में। इधर देखो भाई, 1 जनवरी 2001 को आपने मशीन परचेज करी है, अकाउंटिंग एंड से हो रहा है दिसंबर 31 को, अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है, और कितने सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है, 2001 2 और, तो 20,000 निकाला था तुम लोगों ने, अभी दूसरा भी 20,000 निकाला था और तीसरा भी। अब जरा मेरे सवाल पे आना, जरा दूसरा पढ़ना, जरा गिव एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, देखिए बेटा बेटा पहले साल की एंट्री बताना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ताकि आसान हो जाएगा। ये कौन सा ईयर है, दिसंबर 31 2000। और उस्मान अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 पेपर दे दिए, तो मैंने कहा समझ में आ गया, उधर लिखना नहीं होता, उधर टिक करना होता है आंसर में से। तो अगर वो एंट्री पूछ रहा होगा तो तुम इसको टिक कर दोगे, 2001 की पूछ रहा होगा तो ये, 2002 की तो ये। स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे आसान है हर साल का। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी रिक्वायरमेंट भी हो गई, तीसरी पढ़ दो जरा। मैं थोड़ा सा एक्टिव रहो बेटा, तुम बहुत डल पढ़ती हो। हाँ अब मुझे बताओ, तो हमने एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैंने जब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाया तो मैंने पहले साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, तो मैंने 20,000 डाला और रेफरेंस में नाम क्या लिखा, तो 20,000 20,000 इधर लिखा, 20,000 लिखा, बैलेंस सीडी हो गया, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस, जो नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, दिसंबर 31 2001 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 1 जैन 2। फिर इसमें 31 दिसंबर 2002 के वापस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या बनी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी हर साल अलाउंसेस बढ़ते जाएंगे, अलाउंसेस ऐड होते जाएंगे। 20 पहले के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही तो है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 20 और 20 कितने हो गए मेरा बेटा, नहीं आई बात समझ में, जो कि इस साल का एंडिंग है, नेक्स्ट ईयर का। अब अगर वो तुमसे बोलता है व्हाट इज द एंडिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2001, तो 20,000 को टिक करके आओगे। अगर 2002 का बोलेगा तो 40 को टिक करोगे मेरा बेटा, 20 भी दिया होगा। और अगर 2003 का बोलेगा तो 60,000। लास्ट रिक्वायरमेंट चौथी और पांचवी देख लेना, पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस चार्ज इन, हमने पढ़ा है उस्मान हर साल एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और लास्ट में लिखा है हाउ मशीन अकाउंट एंड इट्स रिलेटेड अलाउंस फॉर बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2001 2 और 3। अब इसको भी मुलाहिजा फरमाइएगा, इनकम स्टेटमेंट में 2001 में एक्सपेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेरी गुड अली। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा जाएगा 20,000, और उसी साल की जो बैलेंस शीट बनाते थे जिसमें नॉन करंट एसेट लिखते थे उसमें मशीन कॉस्ट लिखोगे 2.5 लाख, जो फिक्स एसेट थे उसमें मशीन कॉस्ट में लिखोगे 2.5 लाख, और पहले साल के अलाउंसेस जाएंगे यानी 20,000।
तो माइनस करके दिखा दोगे तो नेट बुक वैल्यू 230 हो गई। समझ आ गई बात? 7 तक पक्का है। दूसरे साल का क्या हुआ? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000। से क्या हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है? सेम। तो दूसरे साल का भी जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा? 20,000। तीसरे साल का भी कितना जाएगा? 20,000। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर तुम क्या दिखाओगे? मशीन कॉस्ट दिखाओगे 2,50,000 लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिखाओगे दूसरे साल का 40,000। 20 और 20 और तीसरे साल का 60,000। नहीं यही बात समझ में? अगर वो नेट बुक वैल्यू पूछेगा 2003 की तो तुम्हें 190 को टिक करके आना है बैलेंस शीट का है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन पूछेगा तो 190 को टिक करोगे। ठीक है? अगर 2002 की पूछेगा, वेरी गुड, और अगर वो 2001 की पूछेगा तो 230 को टिक करेंगे। मेरी बात समझे? अब जरा गौर से सुनिएगा। हमारे में सम ऑफ द डिजिट मेथड नहीं है मेरा बेटा। तो मैं ये तुम्हें जो दे रहा हूं, ऊपर वाला नहीं मेरा बेटा, ये रहा ना। और वो बजट भी निकल गया पिछले साल से। आएगा आएगा हमें लगा सब समझ आएगा। इतने का बजट इतने का एक्चुअल में होता है कि केस 1 केस 2 केस 3 हमसे पूछता रहेगा ना।